बहुत दिन हो गए थे ना, कोई हॉरर स्टोरी नहीं आई थी। और यार आप खुद बताइए, एक हॉरर स्टोरी को हॉरर क्या चीज़ बनाती है? और वो है दो चीज़ें। या तो वो बंदा जिसके साथ ये सब कुछ हुआ हो वो सब कुछ लेजिटिमेट चीज़ें बताए, उसके ऊपर विश्वास किया जा सके, या फिर उसके पास उसके प्रूफ्स हों। और एग्जैक्टली कुछ ऐसा ही इस स्टोरी के अंदर मैं आपको जो जो कुछ बताऊंगा आपको लगेगा कि नहीं विकी मजाक कर रहा है, क्या फिक्शनल स्टोरी सुना रहा है मनगढ़ंत। लेकिन नहीं, इस स्टोरी का प्रूफ इस वीडियो के अंदर मैं साथ में अटैच भी करूंगा, और वो है एक इमेज जिसको देखकर आप खुद कहेंगे कि हाँ, यहाँ कुछ और भी चल रहा था। बट उससे पहले मुझे आपसे एक बात करनी है कि मैंने आप सभी के सवाल पढ़े और उसमें से बहुत सारे सवाल तो कॉमन ही है यार, कुछ नया पूछो। ऐसे सवाल जो मैं पिक कर रहा हूँ अभी, जो पिछली कुछ वीडियो से पिक करता आ रहा हूँ और आज भी पिक करूंगा ऑब्वियसली, बट वो सारे सवाल मोस्टली कॉमन है। कुछ नया पूछो, मज़ा नहीं आ रहा यार आपके सवाल पूछने में भी। कहाँ गई आपकी क्रिएटिविटी? जो मैंने आपको इतने 10 साल लगाकर बाऊजी बनाया है, वो क्रिएटिविटी यार लेके आओ ना। एंड दूसरा, ये स्टोरी इतनी ज़्यादा फैसिनेटिंग है ना, इतनी ज़्यादा अनबिलीवेबल सी है कि आप इसको लाइक करने के ऊपर अपने आप ही मजबूर हो जाएंगे। सो आप सभी का एक वेलविशर होने के नाते आप बाद में मजबूर ना हो, इसलिए उसी मजबूरी का फ़ायदा आप अभी उठाकर इस लाइक बटन को दबा सकते हैं कम से कम 20,000 बार। एंड ऑल्सो कमेंट्स में आप अपने सवाल लिख दीजिएगा, पिक मी भी लिख दें। लेट्स डाइव इन। इस अनबिलीवेबल इंसिडेंट को समझने के लिए हमें ताइवान के सदर्न इलाके में जाना पड़ेगा। और दिन था 4 सितंबर 2017 का, जब शाम के टाइम पर 32 साल का यह लड़का अपने ऑफिस से भागकर सीधा अपने कमरे पर गया, अपना सामान पैक करने लगा, क्योंकि अब वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था, क्योंकि उसको आज अपने घर के लिए निकलना था। उसका घर असल में ताइवान की कैपिटल सिटी ताइपे में। और जैसे उसने सामान पैक किया, जल्दी से उसने अपने कमरे का ताला लगाकर बस स्टैंड की तरफ भागा, क्योंकि उसको अच्छे से पता था कि अगर वो टाइम पर अपने बस स्टेशन पर नहीं पहुंचा तो बस वहां से निकल जाएगी और उस बस में बहुत ज्यादा भीड़ भी होती है। सो वो बैग टांग कर तुरंत बस स्टैंड पर पहुंचा और ढूंढने लगा कि उसकी बस किस बूथ पर लगी हुई है। तुरंत अपनी उस बूथ के ऊपर जाकर वहां खड़ा हो गया, और किसी भी मोमेंट उसकी बस आने वाली थी जिसके अंदर बैठकर वो जाने वाला था। माइंड में उसके बस यही चल रहा था कि बस में बहुत ज्यादा भीड़ होगी, उसको सीट मिलेगी या नहीं मिलेगी, कहीं वो लेट तो नहीं हो गया, बस आकर पहले तो नहीं चली गई। और किस्मत से जू बिल्कुल टाइम पर था। कुछ ही मिनटों बाद उसकी बस आने वाली थी। जैसे ही जू ने बस देखी, वो अपनी वेटिंग सीट से खड़ा होकर बूथ के पास खड़ा हो गया जहां बस अभी पार्क होने वाली थी। और जल्दी ही बस उस बूथ पर आकर पार्क हो चुकी थी। ड्राइवर ने बस के दोनों गेट खोले, और जू इस टाइम पर थोड़ा सा अजीब तो फील कर रहा था, क्योंकि वो इस बस स्टैंड से अपने घर ताइपे जाने के लिए काफी बार पहले भी बस पकड़ चुका है। लेकिन आज बस स्टैंड पर कुछ खास भीड़ भाड़ नहीं थी, और इनफैक्ट इस बूथ पर यानी कि ताइपे जाने वाली इस बस के लिए तो बहुत ज्यादा भीड़ हुआ करती थी। लेकिन आज कोई भी वहां नहीं खड़ा था, सिर्फ जू था। और जैसे ही वो बस आई, बस के दरवाजे खुले, जू इस बस के अंदर चढ़ा। ड्राइवर को देखा उसने, ड्राइवर के सामने उसने अपनी जेब से कार्ड निकालकर अपनी बस की टिकट ली। एक्चुअल में वहाँ एक वो वेंडिंग मशीन सी लगी होती है बस के अंदर ही, ऐसे फिजिकली टिकट लेने की जरूरत नहीं है, बस अपना कार्ड लगाओ और बस की टिकट कट जाती है। यहाँ उसने अपनी टिकट कटवाई, और जैसे घूमकर बस के अंदर देखा तो उसको बहुत ज़्यादा अजीब भी लगा, क्योंकि बस के अंदर कोई भी नहीं था, लिटरली कोई भी नहीं, सिर्फ बस का ड्राइवर और जू। ऐसा कैसे पॉसिबल था? जू को समझ नहीं आ रहा कि आखिर ऐसे पॉसिबल भी कैसे है। वो पहले भी बहुत बार इस रूट के ऊपर चला है, लेकिन आज पहली बार ऐसा हुआ है कि ये बस पूरे तरीके से खाली है। जबकि वो घर से निकलते टाइम तो यही सोच रहा था कि उसको सीट मिलेगी या नहीं मिलेगी, क्योंकि उसकी 6 घंटे की जर्नी होने वाली है, और 6 घंटे बस में खड़ा रहना थोड़ा सा अनकंफर्टेबल हो जाता है, बंदा थक जाएगा भीड़ के अंदर खड़े खड़े। इसलिए जू अंदर का हाल देखकर बहुत ज्यादा हैरान था। एक टाइम पर तो जू इस पूरी सिचुएशन को देखकर इतना ज्यादा कंफ्यूज हो चुका था कि उसने अपनी टिकट जो वेंडिंग मशीन से उसने निकालकर सीधा अपनी जेब में डाल ली थी, उस टिकट को बाहर निकालकर उसने देखा कि क्या उसने सही रास्ते की तो टिकट ली है ना, ये बस एक्चुअल में ताइपे तो जाने वाली है ना, क्योंकि वो इस बात को डाइजेस्ट ही नहीं कर पा रहा था कि इस बस के अंदर कोई और है ही नहीं। खैर, अपना लकी डे मानकर जू फ्रंट सीट के ऊपर बैठ चुका था, मतलब कि ड्राइवर के जस्ट पीछे वाली सीट के ऊपर, मतलब कि ड्राइवर के जस्ट लेफ्ट साइड में पीछे वाली सीट के ऊपर बैठ चुका था, और अपने आप को बहुत ज्यादा लकी फील कर रहा था। उसको लग रहा था कि ये बस खास उसी के लिए चल रही है। जब हम किसी बस के अंदर ऐसे बैठते हैं जो पूरे खाली हो, तो ऐसा लगता है कि ये बस सिर्फ हमारे लिए है, हमने इसको प्राइवेटली हायर किया है। और एग्जैक्टली ऐसी फीलिंग जू को आ रही थी। और जल्दी ही ड्राइवर ने वापस वो जो दोनों दरवाजे उसने बस के खोले थे वो वापस बंद किए, और जल्दी ही इंजन स्टार्ट करके उस बस को बस स्टैंड से बाहर निकालकर ट्रैफिक को चीरते हुए हाईवे पर चढ़ चुका था। जू बाहर के नजारे ले रहा था, ड्राइवर बस चला रहा था, और तभी सडनली जू को पीछे से किसी के खांसने की आवाज आई। ऐसा लग रहा था जैसे कोई उसके पीछे बैठी है महिला और उसने अभी अभी खांसा है। जू ने तुरंत पीछे घूमकर देखा, बट उसके माइंड में तो यही था कि उसके अलावा बस के अंदर
अंदर कोई भी नहीं है तो एक खांसी वाली आवाज उसका एक वहम है। उसने पीछे मुड़कर फिर भी कंफर्म किया कि उसके पीछे कोई बैठा तो नहीं है जिसको वो ना देख पाया हो, लेकिन उसने नोटिस किया कि पीछे की कुछ 2-3 खिड़कियां खुली है। हो सकता है बाहर से किसी की आवाज आई हो या फिर हवा इस तरीके से आई हो कि उसने खांसी वाला वो साउंड इफेक्ट बना दिया हो, या फिर क्या पता इस ड्राइवर ने खांसा हो और आवाज कुछ इस तरीके से आई हो जैसे पीछे से आ रही हो। तभी खुद को पूरे तरीके से कन्विंस करके अपने आप को कंफर्ट करके जू सो चुका था। उसकी आंख लग गई और जब उसकी आंख खुली उसने तुरंत अपनी घड़ी के अंदर टाइम देखा और नोटिस किया कि उसका आधा रास्ता तो निकल ही चुका है। 3 घंटे की राइड उसकी पूरी हो चुकी है। खैर अपने आप को फ्रेश करने के लिए अपनी पानी की बोतल निकाली, उसने पानी पीते पीते अपना फोन चेक किया उसने, और उसके फोन के अंदर एक मैसेज आया हुआ था और ये मैसेज था उसके रूममेट का, जिस रूम में वो रह रहा था उस सदर्न ताइवान के अंदर, और जिसके अंदर वो अभी ताला लगा कर आया था इस बस में बैठने से पहले। उसी रूममेट का था। उसने आकर अपना पीछे से दरवाजा खोला होगा, ताला खोला होगा और अंदर आराम से सेटल हो चुका होगा। उसने मैसेज किया कि क्या तुम निकल गए? जू ने रिप्लाई किया कि हाँ मैं निकल चुका हूँ और आधा रास्ता भी क्लियर हो चुका है। तब दोनों दोस्त आपस में बातें करने लगे और बातों ही बातों में उस रूम वाले दोस्त ने पूछा जू से कि तुम्हारी राइड कैसी चल रही है, तुमको सीट मिली या नहीं मिली? जू ने रिप्लाई किया कि तुम विश्वास नहीं करोगे कि आज इस बस के अंदर मैं अकेला हूँ। ऐसा लग रहा है जैसे ये बस मैंने प्राइवेटली हायर की है और ये मेरे को घर तक लेकर जाएगी। जैसे ये बात उसके दोस्त ने पढ़ी मैसेज के अंदर, उसको विश्वास नहीं हुआ क्योंकि वो खुद भी ताइपे का रहने वाला है और उसको बहुत अच्छे से पता है कि इस बस का रूट हमेशा फुली पैक्ड रहता है। इस रूट के ऊपर चलने वाली बस कभी खाली रहती नहीं। तुम मेरे साथ ऑब्वियसली मजाक कर रहे होगे। बट जू ने कहा कि नहीं यार, मैं तुम्हारे साथ मजाक क्यों करूंगा, सच में बस बिल्कुल खाली है, मेरे अलावा इस बस के अंदर कोई भी नहीं है। अगर तुमको प्रूफ चाहिए ना, रुको मैं तुमको फोटो क्लिक करके भेजता हूं। तभी जू ने अपना फोन जिसके अंदर वो मैसेज टाइप कर रहा था उसका कैमरा खोला और अपनी एक सेल्फी लेने लगा। पीछे की सीट्स वगैरह भी आ जाए जिससे उसके दोस्त को विश्वास हो जाए कि कोई और उसके अलावा बस में है ही नहीं। उसने फोटो क्लिक करी, लेकिन अब रात का अंधेरा हो चुका था और फोन इस जू का कुछ खास अच्छा नहीं, उसके अंदर फोटोज बिल्कुल भी क्लियर नहीं आ रही थी। उसने वो फोटो तो बेशक भेज दी। उसके दोस्त ने कहा कि मुझे तो कुछ भी नहीं दिख रहा, तुम भी नहीं दिख रहे, पूरा अंधेरा आया हुआ है, बहुत ही ज्यादा नॉइजी फोटो है। तब जू ने कहा कि ठीक है 1 मिनट को। जू असल में एक प्रोफेशनल फोटोग्राफर भी, ये सदर्न ताइवान के अंदर जिस कंपनी के अंदर काम कर रहा था वहां भी इसका मेन काम एक प्रोफेशनल फोटोग्राफर का ही था। इसलिए जू जहां भी जाता हमेशा अपना कैमरा अपने साथ रखता। उसने तुरंत अपने बैग से अपना हाई क्वालिटी वो बड़ा डिजिटल कैमरा निकाला और उस कैमरे को लेकर खड़ा होकर पीछे की तरफ मुड़कर पूरी बस की सीट्स खाली जो थी उनकी फोटोज क्लिक करने लगा ताकि वो अपने दोस्त को बाद में भेज सके और ये दिखा सके कि देखो मेरे अलावा कोई भी नहीं था इस बस में, मैं अकेला अपने घर तक ताइपे तक पहुंचा हूं। एंड अपने डिजिटल कैमरे से एक फोटो क्लिक करी। अब वो इस फोटो को अपने मोबाइल के अंदर ट्रांसफर करने वाला था, बट उससे पहले उसने चेक करना जरूरी समझा और जैसे उसने अपने कैमरा के अंदर इस फोटो को खोलकर देखा उसको बिलीव नहीं हुआ इस फोटो को देखकर कि आखिर ऐसा पॉसिबल भी कैसे है। उसने तुरंत फोटो को जूम करके देखा, बट एक बार वो फोटो को देख रहा था और एक बार बस में पीछे की तरफ देख रहा था। उसने तुरंत अपना कैमरा बंद किया, साइड में रखा और बस में पीछे की तरफ भागा देखने के लिए, लेकिन वहां कुछ भी नहीं था। उसने 4-5 बार हर एक सीट को, पीछे वाली हर एक सीटों को चेक किया कि कोई यहां पर बैठा है नहीं बैठा, बट पीछे कोई भी नहीं था उसके और ड्राइवर के अलावा पूरी बस में कोई नहीं। वो तुरंत भागकर अपनी सीट पर आया, अपना कैमरा उठाया, अपने कैमरा की सेटिंग्स चेक करने लगा। अपने कैमरा का लेंस तक उसने खोलकर देख लिया कि कहीं इसके ऊपर कोई धूल वगैरह तो नहीं थी, लेकिन नहीं, कैमरा एकदम ओके, सेटिंग्स एकदम ओके, लेंस के ऊपर कोई धूल वगैरह नहीं। और तब उसने तुरंत अपना फोन उठाया ताकि वो इस फोटो को अपने फ्रेंड को भेज सके और उसके साथ ये चीज डिस्कस कर सके। लेकिन जैसे उसने अपना फोन चेक किया उसका फोन एकदम से ऑफ हो चुका था। उसने दोबारा से पावर बटन दबाकर उसको ऑन करने की कोशिश करी, लेकिन उसका फोन ऑन ही नहीं हुआ। इनफैक्ट उसके फोन में 100% बैटरी थी। वो अपने साथ एक पावर बैंक लेकर चल रहा था। वो पावर बैंक उसने फोन के अंदर लगाया, लेकिन उसका फोन ऑन ही नहीं हुआ। वो बार बार कैमरे की तरफ देख रहा था। जो उसने क्लिक किया था वो सच में बहुत ज्यादा डरा देने वाला था। उसके माइंड में आया कि वो अपने दोस्त से बात नहीं कर पा रहा इस फोटो के बारे में, तो क्या उसको एक बार इस ड्राइवर के साथ ये चीज डिस्कस करनी चाहिए, क्योंकि ये चीज ऑब्वियसली बहुत ज्यादा अनकंफर्टेबल है। लेकिन फिर उसने सोचा कि अगर वो ये चीज ड्राइवर को जाकर दिखाएगा तो रात वैसे ही हो चुकी है, बस में उसके अलावा कोई है नहीं। हो सकता है ये फोटो मैंने ड्राइवर को दिखाई तो ड्राइवर इतना ज्यादा बैफल्ड हो जाए, इतना ज्यादा पागल हो जाए कि वो इस बस को कहीं क्रैश ना कर दे, एक्सीडेंट ना हो जाए। सो उसने अपना कैमरा शट ऑफ करके साइड में रखा और अपने हाथ जोड़कर बहुत जोर जोर से प्रे करने लगा अंदर अंदर माइंड में कि किसी भी तरीके से उसको इस बस से जल्दी छुटकारा मिल जाए, वो जल्दी से जल्दी अपने डेस्टिनेशन पर पहुंच जाए, अपने शहर ताइपे में, ताकि वो इस बस से उतर सके, इससे छुटकारा पा सके। बट जैसे वो प्रेयर्स अपने माइंड में बोल रहा था, अपने मन में बड़बड़ा रहा था, तभी उसको पीछे से बस में से बहुत सारे लोगों की आवाज़ें आने लगी, जैसे कि लोगों का एक बड़ा सारा ग्रुप आपस में बातें कर रहा हो। उसने पीछे घूमकर देखा, लेकिन पीछे बस में कोई भी नहीं था। अगेन वो अपने हाथ जोड़कर माइंड में ही बहुत जोर जोर से प्रेयर्स करने लगा, बार बार अंदर मन में बड़बड़ा रहा था। लेकिन तभी उसके पीछे वाली सीट्स अपने आप ऐसे
आवाज़ करने लगी, जैसे उनको कोई पकड़कर पीछे की तरफ खोल रहा है उनको, मतलब कि ऐसे सीट खड़ी होती है ना 90 डिग्री में, ऐसा लग रहा था जैसे उसकी सीट को पकड़कर पीछे की तरफ खींच रहा हो। वो क्रीकिंग की साउंड होती है ना, कर 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 की, ऐसी ऐसी वो साउंड्स आने लगी। आवाज़ें इतनी ज़्यादा तेज हो रही थी कि जू से अब और ज़्यादा कंट्रोल नहीं हुआ। उसने अपना मुंह उठाकर ड्राइवर की तरफ देखा ताकि वो ये चीज़ ड्राइवर के साथ डिस्कस कर सके, बट उसके माइंड में आया कि क्या ये चीज़ें सिर्फ उसी को सुनाई दे रही हैं, ये ड्राइवर को क्यों नहीं सुनाई दे रही, क्योंकि ड्राइवर ऐसा लग रहा था बिल्कुल नॉर्मली काम, वो सिर्फ अपनी बस ड्राइविंग के ऊपर ध्यान दे रहा है। जू को लगने लगा कि आखिर ऐसा पॉसिबल कैसे है, ये सिर्फ आवाज़ें मुझे ही क्यों सुनाई दे रही हैं, इसको क्यों नहीं परेशान कर रही। अगेन जू ने सोचा कि ठीक है छोड़ो इसको, उसको बस चलाने दो, मैं अपने कान बंद कर लेता हूं। जू ने अपने कानों के ऊपर अपने दोनों हाथ रखे और उसको ऐसे टाइट पकड़कर अपने मुंह को नीचे कर अपने घुटने के साथ लगाकर जोर जोर से मन में प्रेयर्स पढ़ने लगा। और फाइनली पूरे 3 घंटों तक जू लिटरली इसी पोजीशन में बैठा रहा जब तक कि ये बस उसके शहर ताइपे नहीं पहुंच गई। फाइनली ये बस अब ताइपे पहुंच चुकी थी, रात घनी गहरी हो चुकी, बाहर टोटली अंधेरा। और जब ये बस ताइपे के बस स्टेशन के अंदर एंटर हुई तब भी वहां बस स्टैंड पर कोई भी व्यक्ति नहीं दिख रहा। जू ने आसपास नोटिस किया कि सारी बसें एक जगह पर बस खड़ी हैं, कोई भी यहाँ व्यक्ति घूमता हुआ नहीं दिख रहा, जबकि आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ। हमेशा भीड़ भाड़ रहती है इस बस स्टैंड के ऊपर। ये तो कैपिटल सिटी है, जैसे हमारी भारत की दिल्ली वैसे ही ताइवान की ताइपे, ये तो इतनी बड़ी कैपिटल सिटी है, यहाँ बस स्टैंड पर कोई नहीं होना बहुत ही स्ट्रेंज सी बात है। सो अपनी आंखें खोलकर अपने आप को थोड़ा सा कंफर्ट करके जू ने पीछे देखा कि अभी भी बस में कोई नहीं है। उसने अपना कैमरा उठाया, साइड में बैग अपने कंधे के ऊपर टांगा और अब मेन दरवाजे के पास जाकर खड़ा हो चुका था। ड्राइवर ने जल्दी ही बस को अपनी जगह पर लगाया जहां वो खड़ा करता है हमेशा, और बस को शट डाउन करके गाड़ी से नीचे उतरा। जू भी अब नीचे उतर चुका था और पीछे से बस ड्राइवर ने जू को आवाज़ लगाई, क्योंकि जू बहुत ज़्यादा पसीने से तरबतर हो चुका था, और पूछा उससे कि हे तुम ठीक हो, पूरे रास्ते तुमने ना कुछ बोला ना मुझसे कुछ बात करी और ऐसे सोए रहे, तुम्हारे कान भी ऐसे मैंने नोटिस किया था कि तुमने अपने ढक रखे, तुम ठीक तो हो ना। जू ने कहा कि ओ नहीं मैं बिल्कुल ठीक हूँ, ऐसी कोई बात नहीं है। तब ड्राइवर ने कहा कि तब तुम इतने घबराए हुए क्यों लग रहे हो मुझे। तब एक मोमेंट के लिए इस जू के माइंड में आया कि अब तो देखो बस रुक चुकी है, वो अपने शहर में भी आ चुका है, अब कोई खतरा नहीं है कि ये ड्राइवर बस को ठोक देगा या फिर मुझे कहीं उतार देगा या फिर मेरे साथ कुछ हो जाएगा। अब तो मैं इसको फाइनली वो फोटो दिखा सकता हूँ ना जो मेरे कैमरे में है। तब जू ने अपना कैमरा वापस अपने कंधे से उतारा और उसको ऑन करके फोटो सेक्शन में जाके एक फोटो उसको दिखानी चाहिए कि ये देखो मैं तुमको कुछ दिखाना चाह रहा हूँ, जिस वजह से ये 6 घंटे पिछले जो मेरे गए हैं ये इतने ज़्यादा डरावने गए हैं जैसा मैंने कभी फील नहीं किया। आप एक बार इस फोटो को देख लीजिए। ड्राइवर उस कैमरा को पकड़कर फोटो को देखने लगा, बट बहुत ज़्यादा कंफ्यूज सा लग रहा था क्योंकि उसे समझ नहीं आ रहा था कि एक्चुअल में ये जू उसको दिखाना क्या चाह रहा है। उसको फोटो में कुछ भी अजीब नहीं दिख रहा। तब जू ने उस फोटो को पकड़कर थोड़ा सा जूम किया और ये पर्टिकुलरली इस बस की छत दिखा रहा था। जो उसने फोटो क्लिक करी थी उसमें बस की छत दिख रही थी। और आप जरा आप अपनी स्क्रीन के ऊपर ये फोटो देखिएगा, ये एक्चुअल फोटो थी जो जू ने अपनी उस यात्रा के दौरान अपने कैमरा से क्लिक करी थी। इस फोटो के अंदर आप बहुत क्लियरली देख सकते हैं कि जहां ऊपर सीलिंग लाइट्स लगी हुई है, उस लाइट में जो ऊपर छत है बस की, उसमें से किसी का इंसानी हाथ छत में से ऐसा लग रहा है जैसे नीचे की तरफ एंटर हो रहा हो। और ये कोई नॉर्मल हाथ नहीं है, बहुत बड़ा साइज का हाथ है। अब ये हाथ देखकर ड्राइवर भी थोड़ा सा कंफ्यूज। अब वो इससे पहले कुछ बोल पाता। जू ने कहा कि जब मैंने फोटो क्लिक करी थी तब मुझे एक तो आवाजें सुनाई दे रही थी और दूसरा जब मैंने इस फोटो को देखा तब एक सेकंड के लिए मुझे लगा कि ये शायद मेरा हाथ है, ये मेरे हाथ की रिफ्लेक्शन है जो किसी तरीके से हो सकता है बाहर से कोई लाइट वाइट आई हो जिसने रिफ्लेक्ट किया हो मेरे हाथ की ये परछाई को। हो सकता है किसी तरीके से कैमरा ने मेरे हाथ की रिफ्लेक्शन कैच कर ली हो फोटो के अंदर। बट मैंने तो कैमरा अपने हाथों में पकड़ा हुआ है, लेकिन इस हाथ के अंदर तो कैमरा दिखाई नहीं दे रहा। अगर ये मेरी रिफ्लेक्शन होती तो इसके अंदर कैमरा भी पकड़े हुए दिखाई देता। तब मुझे लगा कि हो सकता है ये कहीं ड्राइवर के हाथों की परछाई तो नहीं है, उसका तो रिफ्लेक्शन नहीं है। हो सकता है किसी तरीके से ड्राइवर का हाथ ऊपर उस फोटो में कैप्चर हो गया हो किसी तरीके से। वैसे तो इम्पॉसिबल है, बट अगेन जू के माइंड में उस टाइम पर यही आया कि नहीं, इस ड्राइवर ने भी तो अपने हाथ में स्टीयरिंग पकड़ा हुआ है, दोनों हाथों से वो स्टीयरिंग पकड़कर बस चला रहा है, उसका हाथ नहीं हो सकता। इस हाथ के अंदर तो कुछ भी ऐसी चीज नहीं पकड़ी हुई। सामने खड़ा ड्राइवर उस फोटो को बार बार जूम कर करके अलग अलग एंगल से देख रहा था, जबकि सामने खड़ा जू उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा था कि इस फोटो के क्लिक करने के बाद मेरा फोन भी ऑन नहीं हुआ, मैंने बहुत ही अजीब अजीब आवाजें सुनी, वो आवाजें इतनी ज्यादा डरा देने वाली थी कि आने वाले 3 घंटे मैंने अपने हाथों को कान के ऊपर ऐसे दबा कर रखा था कि वो आवाजें ना सुनाई दे। मैं बहुत ज्यादा डर गया था, इसी
इसी वजह से मुझे पसीना आ रहा है। मैं आपको ये बताने से डर रहा था उस टाइम पे, ताकि कहीं आपका ध्यान भटक ना जाए रास्ते से। आप ड्राइविंग करने वाले थे, इसलिए मैंने आपको नहीं बताया। बट अब आप भी उतर चुके हैं, मैं भी उतर चुका हूँ, इसलिए मुझे आपको बताना जरूरी लगा। और लास्ट में जू ने इस ड्राइवर को बस यही कहा कि मुझे लगता है तुम्हारी बस हॉन्टेड है, और उसका प्रूफ मैंने तुम्हारे सामने इस फोटो के अंदर क्लिक किया है। ये बात सुनते ही ड्राइवर ने बड़ी ही स्ट्रेंज सी नज़रों से, बहुत ही अजीब नज़रों से जू की तरफ देखा और उसका कैमरा उसके हाथों में देते हुए कहा कि तुम ये फ़ोटो कभी किसी को मत दिखाना। अगर तुमने किसी को दिखाई तो मेरा जो बिज़नेस है बस इसका, ये सारा बंद हो जाएगा, चौपट पड़ जाएगा, मुझे बहुत बड़ा नुकसान होगा। ये बात सुनते ही जू ने एकदम से स्नैप किया कि क्या क्या बोल रहे हो यार तुम? मतलब कि तुम्हें पता है तुम्हारी बस पहले से हॉन्टेड है, इसके अंदर कुछ कुछ अजीब अजीब से एक्सपीरियंस होते रहते हैं, मतलब तुम्हारे साथ भी हुए होंगे, तभी तो तुम इस चीज को कंफर्म कर रहे हो। और एक्चुअल में उस बस ड्राइवर का रिएक्शन भी कुछ ऐसा ही था जू के सामने। वो बिल्कुल भी शॉक्ड नहीं था इस फोटो को देखकर, वो बिल्कुल भी हैरान नहीं था, ना ही परेशान था, बल्कि वो बहुत ही कामली उसने इस चीज को एक्सेप्ट किया कि हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, बट तुम ये फोटो किसी को मत दिखाना। मतलब कि वो पहले से ही श्योर था कि ऐसा कुछ उसके बस के अंदर है और वो इस चीज के लिए बिल्कुल आदी हो चुका है। जिसके बाद जू के माइंड में आया कि अभी इस ड्राइवर से लड़ने का कोई फायदा नहीं है, मुझे क्या है, मैं तो अपने घर पहुंच चुका हूं ताइपे में सेफली, मुझे अब इस बस को दोबारा नहीं देखना, ना ही मैं इस बस के अंदर कभी चढ़ने वाला, मैं इसका नंबर और देख लेता हूँ, इस बस से हमेशा मैं दूर रहूंगा। ये चीजें अपनी माइंड में सोचकर वो अपना कैमरा वापस अपने बैग में डालकर उस बस के सामने से होते हुए उसका पीछे मुड़कर उसने नंबर नोट किया और वापस अपने घर की तरफ जा चुका था। कुछ देर तक पैदल चलने के बाद जू फाइनली अपने घर पर पहुंचा। उसने अपना जेब में से फोन निकाल कर अपने चार्जर में लगाया, जिसका वो बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहा था, क्योंकि ना तो उसका पावर बैंक चल रहा, ना उसका फोन ऑन हो रहा। और जैसे ही वो चार्जर लगाते ही फोन ऑन हुआ, बहुत सारे टेक्स्ट मैसेजेस उसके दोस्त की तरफ से आए हुए थे जिसके रूम में वो रह रहा था। उसके अंदर वो बार बार बोल रहा था उसका दोस्त कि तुमने मुझे अभी तक फोटो नहीं भेजी, तुमने मुझे प्रूफ नहीं दिखाया कि तुम बस के अंदर अकेले हो, ये बस तो हमेशा भरी हुई रहती है, तुम मुझे झूठ बोल रहे हो। ये सारे मैसेजेस उसके आए हुए थे पहले से। इन मैसेजेस को देखकर जू बहुत कंफ्यूज हो गया कि क्या उसे सब कुछ बताना चाहिए अपने दोस्त को, क्योंकि एक तो उसने उस बस ड्राइवर से प्रॉमिस किया है कि वो कभी किसी को नहीं बताएगा कि तुम्हारी बस हॉन्टेड थी या फिर इस बस के साथ क्या क्या कुछ हुआ उसके अंदर। लेकिन एक अंदर से उसके बहुत ही बड़ी आग सी लगी हुई थी जू को। जू अपने दोस्त को फोटो भेजकर सब कुछ एक्सप्लेन करना चाह रहा था और तभी उसको अपने बेड पर लेटे लेटे बाहर से शोर आता हुआ सुनाई दिया। और जैसे उसने खिड़की खोलकर बाहर की तरफ देखा, अभी घनी रात हो चुकी थी, 5 सितंबर की तारीख शुरू हो चुकी थी, 12 बजे से ऊपर का टाइम हो चुका था। बाहर उसने नोटिस किया कि बहुत सारे लोग अपने हाथों में लालटेन लेकर रोड के ऊपर चलते हुए आगे की तरफ जा रहे हैं। और इस मोमेंट पर लिटरली जू को हार्ट अटैक आने वाला था, क्योंकि वो सब कुछ समझ चुका था कि आखिर उसके साथ अभी क्या कुछ हुआ। जू को याद आया कि आज तो 5 सितंबर है और 5 सितंबर पूरे ताइवान के अंदर एक बहुत ही स्पेशल डेट होती है। 5 सितंबर के दिन पूरे ताइवान के लोग मिलकर एक बहुत ही स्पेशल फेस्टिवल मनाते हैं, जिसको हम हंग्री घोस्ट फेस्टिवल के नाम से जानते हैं। और ये जो लोग बाहर रोड के ऊपर लालटेन पकड़कर चलते हुए जा रहे हैं, ये सारे लोग उसी फेस्टिवल को मना रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। हर साल 5 सितंबर के दिन ताइवान के अंदर लोग ऐसे ही सड़कों पर बाहर निकलते हैं और उनका मानना है कि ये जो महीना आने वाला होता है 5 सितंबर से लेकर 5 अक्टूबर तक का, ये जो पूरा महीना है, इस महीने में उनको अपने पूर्वज जो मर चुके हैं उनको समर्पित करना है। जो भी अपनी वो इच्छा से कुछ भी दान देना चाहे, कुछ भी करना चाहे, वो सारा कुछ उनके पूर्वजों के लिए होना चाहिए। एग्जाम्पल के लिए वहां के लोग नकली पैसा जो होता है ना, जैसे हमारे यहाँ मनोरंजन बैंक ऑफ इंडिया के नोट्स आते हैं, वैसे ही वहां भी लोग नकली पैसे को जलाते हैं, ताकि ये जो नकली पैसा उन्होंने जलाया है, इसकी एनर्जी जो उनके पूर्वज हैं, उनके घोस्ट हैं या फिर जो भी आत्माएं वगैरह आसपास भटक रही हैं, इनके पास चली जाए और वो घोस्ट खुद इन नकली पैसों को इस्तेमाल कर सके, ऐसा ये लोग मानते हैं। वो ये भी मानते हैं कि इस महीने में स्वर्ग और नर्क दोनों के दरवाजे खुले रहते हैं और कोई भी व्यक्ति, कोई भी जो मरा हुआ इंसान हो, वो स्वर्ग से बाहर निकल सकता है, नरक से बाहर निकल सकता है और जो नीचे जिंदा लोग मौजूद हैं इनके बीच में आकर रह सकता है, इनके साथ अपना टाइम स्पेंड कर सकता है। इनफैक्ट बहुत सारे लोग तो ताइवान में इस महीने का पूरे साल इंतजार करते हैं, ताकि वो अपने जो मरे हुए पूर्वज हैं, जिनकी वो याद में सारा सारा साल रहते हैं, उनसे बातें कर सके। इस तरीके के बहुत सारे काम वहां पर किए जाते हैं इस महीने में। बट इसी फेस्टिवल के दौरान ऐसे बहुत सारी गलत आत्माएं या फिर हम कह सकते हैं बुरी आत्माएं भी होती हैं, जो नरक से बाहर निकलकर नीचे जिंदा लोगों के बीच आकर उनके साथ रहने लग जाती हैं, उनके साथ छेड़खानियां करती हैं, उनकी जिंदगी को बर्बाद करने की कोशिश करती हैं। और इस मोमेंट पर जू बहुत अच्छे से समझ चुका था कि 4 तारीख की रात को जब वो बस में बैठा था, वो बस पूरी खाली क्यों थी। और इन्हीं सब रीजंस की वजह से 4 सितंबर का दिन पूरे ताइवान में माना जाता है कि जैसे ही 5 सितंबर
सितंबर की रात शुरू होगी, मतलब कि 5 सितंबर के रात के 12 बजेंगे, उस टाइम पर नर्क और स्वर्ग के दरवाजे खुलते ही सबसे पहले बुरी शक्तियां बाहर निकलेंगी। और इससे पहले कि वो बुरी शक्तियां बाहर निकलकर हम सबके बीच में आने लगे, उससे पहले ही हम सबको ट्रैवलिंग बंद कर देनी चाहिए। और बिल्कुल यही रीज़न था कि 4 सितंबर के दिन जब शाम के टाइम पर जू ने वो बस पकड़ी थी, उस टाइम पर ना तो बस स्टैंड पर कोई था और ना ही उस बस के अंदर कोई था, क्योंकि सबको डर था कि बुरी शक्तियां किसी भी टाइम निकलकर उन सबके बीच आ सकती हैं, उनके ऊपर कुछ भी कर सकती हैं, इसलिए अब अपने घर में ही रहो। बट जू 4 सितंबर का वो इवेंट भूल गया कि इस दिन उसको ट्रैवल नहीं करना चाहिए और उसको लगा कि ये बस उसके लिए एक लक काम कर गया है कि उसको पूरी बस खाली मिली। लेकिन ये सब बातें माइंड में सोचते सोचते तभी उसके माइंड में स्नैप हुआ कि एक मिनट, वो जो चीज उसके साथ बस में हुई, क्या वो सच में कोई एविल एंटिटी थी या फिर कोई बुरी शक्ति जो कि उसके साथ उस बस में उस टाइम पर ट्रैवल कर रही थी? क्या वो पूरे रात से एक बुरी शक्ति के साथ ट्रैवल करते हुए आया है? और क्या वो शक्ति उसको आने वाले टाइम में कभी परेशान करेगी? क्या वो शक्ति उसके साथ अभी भी है? ये सब बातें जू के माइंड में चल रही थी। सो उसने अपने आप को सेव करने के लिए अब मदद की उम्मीद थी कि कोई उसकी मदद करेगा, तभी उसने अपने दोबारा से उसी दोस्त को मैसेज किया जिसके साथ उसने सारी चीजें डिस्कस करी थी और उस फोटो के बारे में भी एग्जैक्टली उसके साथ क्या क्या कुछ हुआ था वो सब कुछ बताया बस के अंदर, कि उसने कैसे वो आवाजें सुनी थी पीछे, कैसे एक महिला खांस रही थी उसकी आवाजें थी, कैसे वो हाथ उसकी फोटो के अंदर कैप्चर हुआ। और जो जू का डर था वही डर उसके दोस्त को भी था। उसके दोस्त ने उसको समझाना शुरू किया कि इस बात में कोई दो राय नहीं कि 4 सितंबर की शाम के बाद से हमें कभी घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए इस पूरे महीने के अंदर, मतलब कि खास जरूरी काम ना हो तो रात के टाइम पर तो बिल्कुल बाहर ना निकले, दिन में निकल सकते हैं वो भी बिना किसी साधन के। इसलिए इस बात के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि तुम किसी बुरी शक्ति के कांटेक्ट में आए हो और हो सकता है आने वाले टाइम में तुमको इसके परिणाम भुगतने पड़े। बट इसके साथ ही उसके दोस्त ने जू को एक एडवाइस भी दी। उसने कहा कि एक काम करो, तुम अपनी पूरी स्टोरी लिखकर इस फोटो के साथ इसको फेसबुक के ऊपर अपलोड कर दो, अलग अलग ग्रुप्स के अंदर इसको डाल दो। और ये माना जाता है ताइवान के अंदर कि अगर आप बुरे समय से गुजर रहे हो तो आप अपने साथ होने वाली सारी चीजें सबके साथ बांट दो, मतलब कि सबके साथ शेयर कर दो, ताकि आपका दुख उन सब के बीच में बट जाए, आपको इतना सब कुछ फील ना करना पड़े। जैसा कि आपको पता होगा कि बहुत सारे मैसेजेस स्कैम आज भी हमारे पास आते हैं कि इस मैसेज को 5 लोगों के पास फॉरवर्ड करो, 10 लोगों के पास फॉरवर्ड करो, वरना आपके साथ बहुत बुरा होगा, 24 घंटे में आपको अच्छी खबर मिलेगी इसको इतने लोगों के पास फॉरवर्ड करने से, इसी टाइप की चीज़ें वहाँ पर बहुत ज़्यादा वैलिड हैं। जू ने अपने दोस्त की एडवाइस को माना और उसने अपनी पूरी स्टोरी जो जो कुछ हुआ उसके साथ बस के अंदर वो लिखनी शुरू करी और उसने अपनी फ़ोटो अटैच करके इसको पूरा एग्जैक्टली जो कुछ हुआ था उसके साथ फेसबुक के ऊपर उसने पोस्ट कर दिया। पोस्ट करने के साथ ही इमीडिएटली जू की ये पोस्ट वायरल हो चुकी थी और मुझे भी उसकी पोस्ट की वजह से ही ये स्टोरी का पता चला। इमीडिएटली मिलियंस ऑफ लोगों ने उसके बारे में पढ़ा, उसकी स्टोरी को जाना और बहुत सारे लोग अब जू को मैसेज कर रहे थे पर्सनली आकर, ये नहीं कि डोंट वरी तुम्हारे साथ कुछ नहीं होगा, तुम्हारा दुख बढ़ चुका है। कोई सांत्वना नहीं दे रहे थे बल्कि वो उसको एक्चुअल में डरा रहे थे और ज़्यादा कि जू तुम बहुत ज़्यादा मुसीबत में आने वाले हो, तुमने एक एक्चुअल एंटिटी के साथ 1-to-1 किया है, तुमने उसके साथ 6 घंटे टाइम स्पेंड किया है, हो सकता है वो अभी भी तुम्हारे पीछे हो, तुम्हें बजाय सब कुछ फेसबुक पर पोस्ट करने के या फिर किसी वहम में रहने के कि सबके साथ डिस्कस करने से तुम्हारा ये दुख बढ़ जाएगा, नहीं, तुम्हें जाके कोई रियल मदद लेनी चाहिए। जू आने वाले इन मैसेजेस से इतना ज़्यादा परेशान और फ्रस्ट्रेट हो चुका था कि 18 घंटे तक उसने अपनी पोस्ट फेसबुक के ऊपर रखी, बट उसने फिर वो पोस्ट डिलीट कर दी क्योंकि वो और ज़्यादा हैंडल नहीं कर पा रहा था। इनफैक्ट उसने अपना फेसबुक अकाउंट भी प्राइवेट कर दिया, अब उसको कोई मैसेज भी सेंड नहीं कर सकता और उसने अपना फ़ोन साइड में रख दिया कि नहीं यार छोड़ो, जब मैं अपने घर में हूँ, मैं कहीं बाहर जाऊँगा ही नहीं, किसी से मिलूंगा ही नहीं, कहीं भी घूमने फिरने नहीं जाऊँगा, तो कोई बुरी शक्ति मेरा क्या ही बिगाड़ लेगी, मैं अपने घर में ही रहूँगा आराम से। 2 दिन बीत गए, 4 दिन बीत गए और जू परफेक्टली फाइन अपने घर में, उसके साथ कुछ भी गलत नहीं हुआ, उसके फैमिली मेंबर्स भी उसके साथ थे, किसी ने कुछ भी एबनॉर्मल चीज़ नोटिस नहीं करी। जू बहुत ज़्यादा कुछ कि चलो यार ठीक है, मेरा वहम था निकल गया, वो एक बुरा सपना था वो भी बीत गया, अब मेरे साथ कुछ भी नहीं होने वाला। एग्जैक्टली 1 हफ्ता बीत चुका था, यानी कि 11 सितंबर का दिन आ चुका था। 4 तारीख को वो बस से उतरा था, 11 सितंबर का दिन आ चुका था। 11 सितंबर की शाम को जू अपने लिविंग हॉल में काउच के ऊपर लेट कर आराम से टीवी देख रहा था और तभी उसके लोकल जो न्यूज़ चैनल होते हैं, वो छोटे छोटे शहर की खबरों को कवर करते हैं, वो वैसा ही एक चैनल अपने टीवी पर लगा कर देख रहा था और तभी उसके सामने एक खबर आई जिसको देखकर जू एब्सोल्युटली हॉरिफाइड
इतना ज्यादा वो डर चुका था कि ऐसा कैसे पॉसिबल है। असल में सामने टीवी पर एक एक्सीडेंट की खबर चल रही थी जिसके अंदर बता रखा था कि एक बड़ा सारा व्हीकल सीधा जाकर क्रैश कर गया दूसरे व्हीकल से, जिसके अंदर 6 लोगों की मौत हो गई टोटल और 11-12 लोग अलग से उसमें घायल हैं, बुरे तरीके से घायल हैं। जो 6 लोग मरे हैं उनकी फोटो स्क्रीन के ऊपर फ्लैश कर रही थी उनके नाम के साथ, पूरी आइडेंटिटी के साथ। और जब इन मरने वाले 6 लोगों को जू ने ध्यान से देखा तभी उसके लिए एक मोमेंट ऐसा आया जिंदगी में जो उसको अपने सारे बुरे काम याद आ गए होंगे। जू ने उस खबर को और जरा गौर से देखना शुरू किया कि पूरी डिटेल मुझे बताओ, कौन सा व्हीकल था वो। और जैसे ही व्हीकल की फोटो सामने आई, जू समझ चुका था कि ये एक्चुअल में वही है जिसका उसको डर लग रहा था। जी हाँ, अभी जो वो खबर अपने सामने देख रहा था वो एक बस की खबर थी जिसने सीधा जाकर हाईवे पर दौड़ते हुए साइड में मौजूद पहाड़ के अंदर टक्कर देकर मारी। उस पहाड़ के जस्ट बराबर में एक खड़ी गाड़ी थी जिसके अंदर 2 लोग बैठे हुए थे, वो गाड़ी भी बीच में ही पिस गई, इसमें सैंडविच बन गई। दूसरी तरफ वो जो बस थी वो वही बस थी जिसके अंदर 1 हफ्ते पहले जू सदर्न ताइवान से ताइपे के लिए आया था। 6 घंटे इस बस के अंदर उसने अकेले ट्रेवल किया था और इसी बस ने सीधा जाकर टक्कर मारी। और इस बस को चलाने वाला व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि वही ड्राइवर था और इस ड्राइवर की भी इसी एक्सीडेंट के अंदर मौत हो चुकी थी। जी हाँ, आप खुद सोचकर देखिए, सेम बस, सेम ड्राइवर, सेम रूट और सेम टाइम। जी हाँ, ये बस एग्जैक्टली सदर्न ताइवान से उसी रूट पर चलते हुए ताइपे के लिए आ रही थी, बट ताइपे पहुंचने से जस्ट पहले इस शहर के बाहर हाईवे पर इसने टक्कर दे मारी एक पहाड़ के अंदर। जू ने अपने हाथ जोड़कर भगवान को थैंक्स किया कि चलो यार ठीक है, भगवान का लाख लाख शुक्रिया कि उस टाइम पर ये सब कुछ मेरे साथ नहीं हुआ, क्योंकि उस टाइम पर तो मैं अकेला था, बस ड्राइवर हो सकता है उस टाइम पर भी ऐसे नशे में भंड होकर चला रहा हो, क्या पता उसके साथ क्या कुछ हो जाता उस रात। खैर जू तो इसमें बच गया, बट जब आप ये सारी टाइमलाइन देखेंगे कि स्टोरी के अंदर क्या क्या कुछ हुआ, जू के साथ उस बस के अंदर उस टाइम पर क्या क्या कुछ हुआ था, तब ये स्टोरी आपको थोड़ी और ज्यादा अजीब लगने लगेगी। असल में स्टोरी के अंदर मैंने आपको बताया कि जिस टाइम पर जू उस बस के अंदर अकेला था और वो ड्राइवर बस को ड्राइव करते करते चला रहा था, जू ने खास तौर पर ड्राइवर के ऊपर ध्यान दिया था और ड्राइवर बहुत ज्यादा परफेक्टली वो ड्राइविंग कर रहा था, उसका ध्यान कहीं भी इधर उधर नहीं। इसलिए यहाँ पर जू को शक हो रहा था कि एक्चुअल में क्या सच में यहाँ ड्राइवर की गलती थी, जैसा कि ये न्यूज़ वाले बता रहे थे। इस पूरे एक्सीडेंट का ऑफिशियल कॉज भी पुलिस वालों ने यही लिखा कि यहाँ ड्राइवर की गलती थी। हो सकता है उसकी आंख लग गई हो, उसने कोई नशा पता फूक रखा हो जिससे उसने सीधा जाकर उस बस को उस पहाड़ के अंदर दे मारा, जिसमें 6 लोगों की मौत हो गई, 12-13 लोग घायल हो गए, जिसमें खुद ड्राइवर भी मर गया। बट इस बस के अंदर इंटरनल सीसीटीवी लगा हुआ था जो इस पूरे रूट पर इस ड्राइवर की मूवमेंट को कैप्चर कर रहा था। और जब आप उस फुटेज को देखेंगे, एक्सीडेंट होने से जस्ट 30 सेकंड पहले की फुटेज अगर आप देखेंगे, उसमें आप देख सकते हैं एग्जैक्टली कि नहीं, यहाँ ड्राइवर की मुझे कोई गलती नहीं लग रही। मैंने भी उस फुटेज को बार बार देखा, आप खुद भी देख लीजिएगा, मुझे यहाँ ड्राइवर की कोई भी गलती नहीं लगी। ऐसा नहीं लगा जैसे उसने कोई झपकी ले ली हो या फिर उसने कोई नशा पता फूक रखा। वो बस अपनी वही रूटीन तरीके से अपनी बस ड्राइव कर रहा है, लेकिन सडनली स्नैप ऑफ द मोमेंट इस बस का एक्सीडेंट हो गया। अगर आपने इस फुटेज को ध्यान से देखा हो तो आपने नोटिस किया होगा कि लास्ट मोमेंट पर इस बस का ड्राइवर नीचे झुककर, मतलब कि बेंड होकर अपने साइड वाली खिड़की में नीचे झुककर कुछ देखने की कोशिश कर रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे कुछ चीज थी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, जिसकी वजह से इस ड्राइवर का ध्यान अपनी बस से हटकर, अपनी ड्राइविंग से हटकर उस चीज़ के ऊपर गया जो उसके बस के पास आई होगी और हो सकता है उसके बस के नीचे घुस गई हो। उसको देखने के लिए ड्राइवर जैसे ही साइड में झुका, इतने में ही ये बस क्रैश कर गई। इसके बाद कोई फुटेज नहीं है। ऐसी वो क्या चीज़ थी, लोगों ने भी ढूंढने की कोशिश करी कि क्या पता इस बस के नीचे कुछ जानवर वगैरह फंसा हो, लेकिन नहीं, नीचे कुछ भी मौजूद नहीं था। तो वो चीज़ आखिर थी क्या? इस इंसिडेंट के बाद, इस बस वाले एक्सीडेंट के बाद ये इंसिडेंट और ज़्यादा हॉरर बन जाता है, क्योंकि टाइमलाइन ही कुछ ऐसी है इस केस के अंदर, इस इंसिडेंट में, कि सब कुछ अपने आप होता गया। क्या आप इस स्टोरी को जानने के बाद इस बात को मानेंगे कि एविल चीज़ें होती हैं, या फिर क्या आप इन चीज़ों के ऊपर बिलीव करते हैं? क्या सच में वहाँ उस बस के अंदर कोई ऐसी एंटिटी थी जो उस बस को कंट्रोल कर रही थी? और क्या वो एंटिटी सच में बुरी थी या फिर क्या थी? आप मुझे अपनी राय नीचे ज़रूर बताइएगा। और अगर आपके साथ ऐसा कोई इंसिडेंट हुआ हो जब आप रात के टाइम पर कहीं अकेले जा रहे हो, आपने ऐसा कुछ फील किया हो, तो उसके बारे में भी जरूर जिक्र करें। या फिर अगर आप मुझे आकर पर्सनली बताना चाहते हैं तो ये मेरे इंस्टाग्राम आईडी, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। यहाँ अगर आप मुझे पर्सनली भी बता सकते हैं कि आपके साथ क्या क्या कुछ हुआ, मुझे आपके साथ हुए इंसिडेंट्स जानने हैं। और अब आज का Q&A। आज का हमारा पहला सवाल अरियाय बंदन खान को, हो सकता है मैं इनका नाम गलत बोला हो, मुझे प्रोनाउंस करना नहीं आ रहा, सो आई एम सो सॉरी फॉर इट।
इनका सवाल है, हाय आई हैव बीन वॉचिंग योर वीडियो सिंस 2024. आई लव दैट यू मेंशन डिटेल्स फॉर योर क्राइम केसेस दैट a lot of people miss. My question is, what made you love or be interested in the crime and horror genre, and is your wife interested into? देखो यार, सबका पैशन उनको पता होता है. जो लोग मेरी ये वीडियोस देख रहे हैं इनका भी अपना अपना कुछ पैशन होगा. आपने सवाल पूछा है, आपका भी कोई ना कोई पैशन होगा. सो जरूरी नहीं है कि हम डायरेक्टली उस पैशन तक अप्रोच करें. धीरे धीरे होता है जब वो चीज़ें बाहर निकल कर आती हैं. मैं पहले क्राइम एंड हॉरर में नहीं था. अगर आपको पता हो तो मैं पहले फैक्ट्स वगैरह बताया करता था, बट नहीं, उसमें मुझे मज़ा नहीं आ रहा था. और तब मुझे एक्चुअल मेरी चीज़ पता लगी कि हाँ, मुझे स्टोरी टेलिंग करना पसंद है. उन फैक्ट्स को स्टोरी के टाइप में बताते बताते मुझे क्राइम एंड हॉरर के अंदर इंटरेस्ट आया और वो मेरा पैशन बन गया और ये ज़िंदगी भर रहने वाला है. और रही आपकी दूसरी बात कि क्या मेरी वाइफ को ये चीज़ पसंद है या नहीं, समवेयर नो, वो इतनी ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं है इन चीज़ों के अंदर. वो कभी कभी मुझे बोलती है कि स्टोरी सुना दो, तो हाँ, मैं उसको स्टोरी सुनाता हूँ. वो मुझसे लाइव कुछ हॉरर केसेस सुनना पसंद करती है, सो मैं उसको लाइव केसेस सुना देता हूँ कभी कभी. आज का हमारा दूसरा सवाल परशा का, बड़े भैया मैं नॉर्थ वेस्ट आसाम से हूँ और मैं आपकी सारी वीडियोस देखता हूँ. पर्सनली किलिंग वाली वीडियोस मुझे बहुत पसंद हैं. सीरियसली बोलूँ तो मुझे भी ऐसा ही किलिंग वाला कांड करना है, उसका बहुत मन है. क्या बोल रहे हो यार, मैंने आपको पहले भी कहा था कि मुझे कोलैबोरेशन पसंद नहीं है और मेरे साथ कोलैबोरेट करना मतलब या तो किसी को मारना या खुद मरना, तभी मेरी वीडियोस में आ सकते हो, इसके अलावा कुछ नहीं. और पर्सनली मैं सच बताऊं तो बिल्कुल भी नहीं चाहता कि जो लोग मेरी वीडियोस देखते हैं वो कभी मेरे साथ कोलैबोरेट करें. प्लीज़ ऐसा कभी कांड मत करना. एजुकेशन कैटेगरी के अंदर मेरी वीडियोस आती हैं, आप सब इनको देखकर बस आप सीखें कि दुनिया कैसी है, ना कि प्रैक्टिकल इसको दोहराएं. समझो यार, ये कोई मतलब थोड़ी ना है. ऐसा कभी मत करना, मतलब कि यार माल पी के कहीं भंड हो के किसी का कांड बैठा दो, नहीं, मत करना यार कभी. ऐसे गलत चीज़ें हैं ये. आज का हमारा तीसरा सवाल अथेशाम का, हाय विकी भाई, आई एम फ्रॉम झारखंड. मैं और भी यूट्यूबर्स की वीडियोस देखता हूँ. आपकी स्टोरी टेलिंग मुझे बहुत अच्छी लगती है. आई लव योर एक्सप्लेनेशन. प्लीज़ पिक माई क्वेश्चन. सवाल है कहाँ ब्रदर, इसमें सवाल लिखोगे तो मैं कुछ पिक करूँगा, बट आपने मेरी तारीफ़ करी, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया. एंड आपको अच्छी लगती हैं और ये बात मेरे लिए बहुत ही गर्व की बात है कि आपको मेरी स्टोरीज़ पसंद आती हैं. क्योंकि देखो यार, मेरा सिंपल सा है, मैं स्क्रिप्ट ऐसे नहीं लिखता कि एक कहानी की तरह उसको पढ़ दूँ. मुझे स्टोरी बताने में तब मज़ा आता है जैसे कि मैं अपने किसी दोस्त को बता रहा हूँ सामने बैठा के. मुझे उसी तरीके से मज़ा आता है, डीप डिटेल्स में जाना, एग्जैक्टली ऐसी फिगर आपके माइंड में बना देना कि आप उस जगह पर खुद हो. मुझे वो टिपिकल यूट्यूबर्स की तरह वो स्क्रिप्ट पढ़ना नहीं पसंद कि भाई एक ही तरीके से हमेशा वीडियोस बनाते रहें और हमेशा इंडिया की ही केसेस उठाएं. नहीं यार, मुझे नहीं पसंद. मुझे मज़ा आता है अलग अलग चीज़ें ट्राई करने में. बाहर के केसेस मैं पकड़ कर इसीलिए लेके आता हूँ क्योंकि मुझे इंडिया वाले केसेस में मज़ा नहीं आता. यहाँ सिर्फ चलता है, मैंने आपको जैसा कि पहले भी बहुत बार बताया है कि लड़का लड़की का चक्कर, पत्नी प्रेमी का चक्कर, पति और प्रेमी का चक्कर, ऐसे इस टाइप के केसेस यहाँ आपको ज़्यादातर मिलेंगे. बट आपको अगर मिस्टीरियस केसेस देखने हैं, बहुत ही थ्रिल वाले, जिनके अंदर आपको कुछ सस्पेंस मिले, ट्विस्ट मिले, वो आपको केसेस बाहर ही मिलेंगे. लेकिन हाँ, जो इंडिया में ऐसे केसेस होते हैं उनको भी मैं कवर करता हूँ. आज का हमारा चौथा सवाल रूही स्टोरी का, भैया आप अपने माइंड को कैसे पॉजिटिव रखते हो इन सारे केसेस के बाद. ये सवाल थोड़ा सा बहुत इंटरेस्टिंग है कि पॉजिटिव कैसे रखते हैं. देखो यार, पहले होता था कि चीज़ें फील हो जाना, कि मैंने केस को स्टडी कर लिया, उसके बारे में जान लिया, तो रात को नींद नहीं आ रही, बार बार उठ के बैठ रहा हूँ कि आखिर उसके साथ क्या हुआ होगा. 8-9 साल पहले मुझे इन चीज़ों से बहुत ज़्यादा वो लगता था कि यार मैं क्या पढ़ रहा हूँ, मुझे मतलब कि खून खराबा सारा दिन. मैं उठ के बैठ जाता था. मुझे अच्छे से याद है कि आखिर उसने उसको क्यों मारा होगा. कोई अनसोल्व केस सुन लिया, उसके बारे में माइंड में छप गया कि इसके साथ ये सब कुछ हुआ. रात को उठ के बैठ गया कि यार उसको किसने क्या किया होगा उसके साथ. मैं उसके बारे में अपने आप ही अपनी थ्योरीज बनाने लग जाता था. तो ये सब चीज़ें उस टाइम पर तो फील होती थी, बट धीरे धीरे टाइम बीतने के साथ साथ इतना क्राइम एंड हॉरर कंज्यूम कर लिया कि बॉडी को आदत पड़ गई. अब इन चीज़ों से फ़र्क नहीं पड़ता, कितना भी कुछ ब्रूटल क्यों ना हो, सब हजम हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं है. आज का हमारा लास्ट सवाल वाटर 0 कैलोरीज का, विकी भाई मैंने आपको बहुत बार डीएम किया है फुटेजेस और फोटोज़ के लिए, पर आपने अभी तक एक भी रिप्लाई नहीं किया, ऐसा क्यों? प्लीज़ पिक माई क्वेश्चन.
इसके लिए तो मैं आप सभी से हाथ जोड़कर या कान पकड़कर माफ़ी मांगता हूँ। देखो मेरी गलती है, मैं आप सभी के रिप्लाईज़ नहीं कर पाता, लेकिन फिर भी हाँ कोशिश करता हूँ कि आप सभी को मैं जितनी हो सके डिलीवर कर पाऊँ, या फिर जितना हो सके मैं अपने ब्रॉडकास्ट चैनल के अंदर अपलोड कर पाऊँ। अगर फिर भी आपका मैसेज अगर आपको लगता है कि इग्नोर हो गया है या फिर नीचे चला गया होगा, तो आप सबसे, जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, आप सबसे एक बार रिक्वेस्ट है कि आप लोग एक बार फिर से अपने फुटेज के लिए मैसेज ड्रॉप कर दीजिएगा। मतलब कि एक डॉट भेज दीजिएगा बस, जो भी आपने फुटेज चाहिए हो। आपने पहले भी मैसेज भेज रखे होंगे ना, तो उस मैसेज को हाईलाइट करके एक डॉट लिख दीजिएगा नीचे, ताकि वो मैसेज मेरे पास दोबारा से आ जाए और मैं आप सभी को फुटेज दोबारा से भेज पाऊँ। जिसको जोन सी चाहिए हो भेज दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। सारी फुटेज यहीं पड़ी है मेरे पास। खैर, ये मेरी इंस्टाग्राम आईडी है, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। आ जाओ यार, वहाँ आ जाओ। वहाँ मैं ऐसी ही वीडियोज़ को शॉर्ट्स फॉर्म में डालता हूँ, अलग अलग स्टोरीज़ को, तो वहाँ पर भी आप जाके छोटी छोटी स्टोरीज़ देख सकते हैं, मज़ा आएगा। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। खैर, पिछली वीडियो का शाउट आउट जुहैद को एंड कमेंट पिक मी टू गेट अ शाउट आउट इन नेक्स्ट वीडियो। मिलते हैं अगली वीडियो में। ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।